हाँ तो दोस्तों, आज अपन WTP के आखिरी आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, हमने डिसइंफेक्शन पढ़ लिया। अब अपने कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं, कुछ कुछ प्रोसेस और होती हैं। जो चीज़ बची हुई है वो और पढ़ते हैं। पहले इधर आ जाओ। मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है? डिसैलिनेशन मतलब सलाइन वाटर से, मतलब सी वाटर से अपन पीने योग्य पानी कैसे बना रहे हैं, उसका तरीका देखते हैं। दो तरीका है डिसैलिनेशन, दो तरीके से होता है। थर्मल डिसैलिनेशन या आरओ डिसैलिनेशन। थर्मल डिसैलिनेशन मतलब पानी को गर्म करके उसमें से सॉल्ट हटाएंगे। मल्टी स्टेज फ्लैश सिस्टम MSF, इसमें क्या करते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। क्या करते हैं, इसमें सी वाटर लिया, उसको गर्म कर लिया, गर्म करके इवेपोरेट की हो जाता है पानी, और फिर अपन कंडेंसेशन कर लेते हैं। और जो कंडेंसेशन किया वो क्या आता है, फ्रेश वाटर आता है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं और डिसैलिनेशन प्लांट्स में यूज़ करते हैं। यानी पानी को गर्म करके सॉल्ट्स वहीं रह जाते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है, और फिर अपन कंडेंसेशन कर देते हैं पानी का, और फ्रेश वाटर मिलता है। दूसरा क्या है, मल्टी इफेक्ट डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन या डिस्टिलेशन जो भी है, ये MSF से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है। प्रिंसिपल क्या है, इसमें जो एक यहाँ हीट दी थी, उसी को यहाँ यूज़ कर लिया, उसी को यहाँ यूज़ कर लिया। एक स्टेज की हीट को अगली स्टेज में यूज़ कर लो तो हो जाता है मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन। तो डिसैलिनेशन के दो तरीके, थर्मल डिसैलिनेशन, आरओ डिसैलिनेशन। थर्मल डिसैलिनेशन में मतलब हीट करके पानी को हीट करके इवेपोरेट करेंगे, और फिर अपन कंडेंसेशन कर लेंगे। तो जो कंडेंसेशन वाटर किया, इवेपोरेशन किया, तो पानी पानी भाप में कन्वर्ट हो गया, भाप को वापस पानी में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या निकल जाता है, फ्रेश वाटर निकल जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज इन द सेंस जो भी आयंस थे, वो सारे वहीं रह जाते हैं इवेपोरेशन में, नीचे रह जाते हैं, पानी केवल इवेपोरेट होता है। तो आपने अपन कंडेंसेशन कर लिया, फ्रेश वाटर मिल गया। ये हो गया थर्मल डिसैलिनेशन। अब आता है आरओ डिसैलिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन। आजकल सबसे कॉमन चल रहा है ये। सी वाटर लिया, हाई प्रेशर पंप लगाया, आरओ मेम्ब्रेन थी ये, इधर से पानी को पास करवाया। केवल पानी पास होता है आरओ मेम्ब्रेन से, ओनली वाटर। और बाकी क्या क्या चीज़ होती है, आयन्स पास नहीं होते, चाहे सोडियम वाले हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे क्लोराइड हो, कुछ पास नहीं होता। चाहे बड़े आयन्स हो यानी जो हार्डनेस को जिम हो, वो भी पास नहीं होते। बैक्टीरिया भी पास नहीं होते। क्या पास होता है आरओ मेम्ब्रेन से? ओनली वाटर। अब लेकिन इस वाटर को पास करने के लिए अपन को इधर क्या लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पानी उधर जाएगा नहीं। बिना प्रेशर के करेंगे उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो नेचर की प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, इसमें कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। पानी क्या करता है, इसमें पानी जाता है लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ, सॉरी, लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ, या फिर हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स की तरफ जाता है। जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसको कम कराने की कोशिश करेगा, पानी का यही नेचर है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ जाता है, और इसी को अपन ऑस्मोसिस बोल देते हैं। नेचुरली होता है, कहाँ होता है, जैसे कि अपन ने बताया था, किशमिश से कूटती है किशमिश को, अंगूर से किशमिश बनाते हैं तो ऑस्मोसिस यूज करते हैं, और किशमिश को वापस अपन भिगोते हैं तो ऑस्मोसिस होता है। प्लांट्स वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अपन ऑस्मोसिस यूज करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर अपने को सारे आयंस बाहर निकालने हैं तो ये ऑस्मोसिस से नहीं होती।
क्यों? ये मान लो कि मेम्ब्रेन है, आरओ मेम्ब्रेन है या सिंपल मेम्ब्रेन है। इधर क्या है? इधर है सॉल्ट्स, इधर है फ्रेश वाटर। इधर सॉल्ट वाला वाटर है, सॉल्टी वाटर है, इधर फ्रेश वाटर है। हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया तो ये वाला पानी इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है, इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। पानी क्या कहेगा? इस वाले सॉल्ट की कंसनट्रेशन थोड़ी कम कर देता हूँ, इसके पास सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। या फिर हाई कंसनट्रेशन ऑफ, इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो पानी की कंसनट्रेशन कम हुई, इसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है तो पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई। तो पानी सॉल्ट की कंसनट्रेशन को कम करता है, इधर जाएगा। आपने वो इधर चाहिए नहीं था, आपने को सॉल्ट हटाने थे, तो इसके लिए लगाना पड़ता है यहाँ पे हाई प्रेशर। तो ये आर मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। केवल क्या पास होता है? पानी पास होता है, सॉल्ट्स वहीं के वहीं रह जाती है। ये कॉन्सेप्ट है आर मेम्ब्रेन का। फ्रेश वाटर मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेंगी? आयंस मिलेंगी। और सॉल्ट वाटर में या फिर सी वाटर में क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो मिल जाएगा। इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इसी सिस्टम पे चलता है। वहाँ तो चारों तरफ क्या है? या तो तेल के कुएँ हैं जिनसे वो पैसे कमाते हैं, या फिर क्या है? सी वाटर है। पीने के लिए तो तेल थोड़ा चाहिए, पीने के लिए तो पानी चाहिए। तो सी वाटर को पहले होता था थर्मल डिसलिनेशन, आजकल यूज़ होता है आर ओ डिसलिनेशन। हाई प्रेशर पंप यूज़ करते हैं, आर ओ मेम्ब्रेन होती है, फ्रेश वाटर मिल जाता है अपने को। तो हो गया आर ओ सिस्टम, यानी डिसलिनेशन सिस्टम हो गया। थर्मल डिसलिनेशन हो और आर ओ डिसलिनेशन हो, दोनों अपने को समझ में आ गया। आर ओ डिसलिनेशन क्या है? लो एनर्जी कंज्यूम करता है, किसके रेस्पेक्ट में? थर्मल डिसलिनेशन के कंपेरिजन में। और ईजी भी है, ना कोई इवेपोरेट करना पड़ रहा है, ना कोई वापस कंडेंसेशन करना पड़ रहा है। तो ईजी प्रोसेस है आर ओ डिसलिनेशन। एनर्जी भी कम कंज्यूम करता है, किसके रेस्पेक्ट में? थर्मल डिसलिनेशन के कंपेरिजन में। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब आता है घरों में जो वाटर प्योरीफायर होते हैं, थोड़ा उसकी कहानी पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल वाटर प्योरीफिकेशन। घरों में जो वाटर प्योरीफायर होता है वो कैसे काम करता है? होम वाटर प्योरीफायर। हम उसको आर ओ नहीं बोलेंगे, आर ओ एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है? हम उसको बोलेंगे, हम हैं सिविल इंजीनियर, हम उसको बोलेंगे वाटर प्योरीफायर। क्या किया? रो वाटर हमने ऐड किया। फिर सबसे पहले आता है सेडिमेंट फिल्टर। इसमें क्या क्या हटता है? सैंड, सिल्ट, मड, रस्ट, बड़े बड़े सस्पेंडेड सॉलिड सब हट जाते हैं। कहते हैं 5 माइक्रोमीटर तक की इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है सेडिमेंट फिल्टर में। कौन सा है? ये है प्रेशर फिल्टर। हमने ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर पढ़ा था, इसमें प्रेशर फिल्टर ये है। प्रेशर अप्लाई करते हैं और फिल्टर रहता है उसके अंदर, और 5 माइक्रोमीटर की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। सैंड, सिल्ट, मड, रस्ट, ये सब रिमूव हो जाती है। फिर अगली प्रोसेस आती है एक्टिवेटेड कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एक्टिवेटेड कार्बन। ये एडजॉर्प्शन करता है किसका? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का। इनका एडजॉर्प्शन कर लेता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर का एडजॉर्प्शन कर लेता है। ऑर्गेनिक मैटर का एडजॉर्प्शन कर लेता है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या देता है? टेस्ट देता है, ओडोर देता है, क्लोरीन, ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सबको एडजॉर्ब कर लेगा कौन? एक्टिवेटेड कार्बन। दूसरी प्रोसेस हो गई, सेडिमेंट फिल्टर हो गया पहला, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। फिर तीसरी डिवाइस आती है, उसमें लगी होती है आर ओ मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। हमने पढ़ रखा है प्रेशर किससे ज़्यादा देना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन से पानी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट से लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ जाएगा। तो आर ओ मेम्ब्रेन काम हो गया। आर ओ मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये सब कुछ हटा देती है। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन सब कुछ हटा देती है। टोटल टोटल डिजोल्व सॉलिड्स हटा देगी, हेवी मेटल्स हटा देगी, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, सॉल्ट, जो भी चीज़ है, ये केवल क्या पास होने देती है? वाटर को पास होने देती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर ओ, बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है ये। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, केवल वाटर पास होता है, बाकी सब हट गया। क्या देता है? जीरो TDS वाटर देता है। इसके बाद अपन टोटल डिजोल्व सॉलिड्स क्या होंगे? जीरो होंगे। और जीरो TDS वाटर को पीना नहीं चाहिए।
तो हो गया आरओ मेम्ब्रेन। अब अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। अब जब आरओ से टीडीएस तक हट गया तो अपने पास केवल क्या बचा? केवल पैथोजन बैक्टीरिया बची। पैथोजेंस मान लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, बैक्टीरिया तो उनके टाइप हो गए, बैक्टीरिया वायरसेस। तो फिर अपन अल्ट्रावायलेट करवाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से पानी को भेजते हैं। ये डिसइंफेक्शन करता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, प्रोटोजोआ, इन सब का डिसइंफेक्ट कर देता है। अल्ट्रावायलेट हमने पढ़ा था कैसे करता है। प्रोटोप्लाज्म, सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल का प्रोटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहाँ यूज़ करते हैं? हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ करते हैं, और होम वाटर प्योरीफायर में भी यूज़ करते हैं। अभी अपन पढ़ ही रहे हैं, होम वाटर प्योरीफायर में यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्शन हो गया। अब इसने तो डिसइंफेक्शन तो कर दिया, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए उनको रिमूव थोड़ा ना करेगा ये, उनको रिमूव नहीं कर पाता। इसके लिए अपने पास अगली टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ क्या रिमूव करता है? बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइडल सॉलिड्स, कुछ जो बच गए वो बचते तो नहीं है आरओ मेम्ब्रेन के बाद, लेकिन एक तो जो डेड बैक्टीरिया है उनको रिमूव कर देता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आगे और पढ़ेंगे। टीडीएस को नहीं हटा पाता, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को नहीं हटा पाता। अपने को हटाने भी नहीं है क्योंकि अपने आरओ मेम्ब्रेन यूज़ कर रखा है इसीलिए टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को नहीं रिमूव कर पाता। बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइड्स को रिमूव कर देता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूवी के बाद क्यों लगाते हैं? ताकि डेड बैक्टीरिया मर जाए, डेड बैक्टीरिया रिमूव हो जाए। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन ही है, बस वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है। तो आगे क्या क्या मेम्ब्रेन आएंगी? 3 टाइप की हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, और फिर आती है आरओ। सभी में मेम्ब्रेन लगी होती है, बस पोर साइज में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? पोर साइज में डिफरेंस होता है। आगे अपन पढ़ेंगे। तो अल्ट्रावायलेट के बाद जो भी डिसइंफेक्शन करवा चुका है, इसके बाद अपने को डेड बैक्टीरिया को, डेड माइक्रोऑर्गेनिज्म को निकालने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा देते हैं। फिर आता है भाई साहब टीडीएस कंट्रोलर। देख के ऐसा लगता है कि ये टीडीएस को हटाता होगा, लेकिन नहीं, ये हटाता नहीं है। हटा तो आरओ चुका सब कुछ। आरओ ने लगभग सारी टीडीएस खत्म कर दी थी। स्वाद ही खराब हो गया पानी का। पानी का स्वाद किससे आता है? जो थोड़ा बहुत पानी में जो स्वाद होता है वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के कारण ही आता है। ज़्यादा टीडीएस वाला पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा टीडीएस वाला पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? ज़्यादा टीडीएस वाले पानी से हार्ट अटैक वगैरह की समस्या आती है। हार्ट अटैक, या उसको अपन बोल सकते हैं वास्कुलर डिजीज़, क्या बोलते हैं उसको? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है। स्पेलिंग पता नहीं कब वास्कुलर किया है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के खतरे बढ़ जाता है। लो टीडीएस का पानी भी नहीं पीना चाहिए, मतलब जीरो टीडीएस, लो टीडीएस नहीं, जीरो टीडीएस। ये तो पानी का स्वाद पूरा खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है? पानी में कुछ मिनरल्स अपने को चाहिए होते हैं। जीरो टीडीएस वाला पानी नहीं पीते हैं। कुछ मिनरल्स अपनी बॉडी को चाहिए होते हैं, मिनरल्स रिक्वायर होते हैं अपनी बॉडी को। अगर वो नहीं पियेंगे, वो नहीं मिलेंगे, तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है, वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए जब भी पानी में आरओ से पानी को अपन फ्लो करवाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस सारी टीडीएस को हटा देता है, जीरो टीडीएस वाटर देता है। इसलिए अपन यूज़ करते हैं टीडीएस कंट्रोलर। आरओ ने लगभग सारी टीडीएस खत्म कर दी थी, स्वाद ही खराब हो गया था। इसलिए रो वाटर का कुछ हिस्सा आरओ वाटर में मिक्स कर देते हैं। ये टीडीएस कंट्रोलर है। कैसा करते हैं? ये क्या था? आरओ। पानी इधर से आया, तो मान लो टीडीएस 1000 थी, 1000 मिलीग्राम पर लीटर थी टीडीएस। यहाँ देखा जीरो टीडीएस मिली, ये तो स्वाद खराब हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से मान लो क्यू वाटर जा रहा था, हमने मान लो इसका 10% और क्यू इधर सीधा ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ ऐड कर दिया। तो यहाँ अपन क्या लगा देंगे? मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं अपन। एक कुछ वाटर जा रहा है उसमें जीरो टीडीएस है, कुछ वाटर जा रहा है इसमें 1000 मिलीग्राम टीडीएस है। तो अपने फाइनली टीडीएस यहाँ मिलती है जितना अपने को चाहिए होती है।
100 से 200 मिलीग्राम पर लीटर, अपन लगभग 100 मिलीग्राम पर लीटर रखते हैं TDS। कभी अपन घर में देखोगे TDS वाला आता है या सर्विस वाला बंदा आता है तो 100 के राउंड TDS सेट करके जाता है। वो कैसे सेट करता है, यहाँ पे एक वोल होता है, इसी को बोलते हैं TDS कंट्रोलर। वो देखता है बस कितना अपने को डायरेक्ट ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड कितना करना है, कि कितना पानी आर में से नहीं पहुंचाना है। और वो इसको घुमाता रहता है, बाहर चेक कर लेता है यहाँ पे कि TDS कितना आने लग गया है, अपने को पता चल जाता है। यही क्या है, TDS कंट्रोलर है। TDS कंट्रोलर TDS हटाता नहीं है, TDS को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है कि कुछ हिस्सा RO वाटर में मिक्स कर देते हैं, रो वाटर का कुछ हिस्सा RO वाटर में मिक्स कर देते हैं। समझ में आ गया, यही क्या है, TDS कंट्रोलर है। और उसके बाद पानी चला जाता है स्टोरेज टैंक में, स्टोरेज टैंक से अपन पानी पी लेते हैं टैप उसमें से निकाल के, वाटर प्योरीफायर में से निकाल के। तो देखो इसमें क्या है, सेडिमेंटेशन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, सेडिमेंट फिल्टर, रो वाटर आया, सेडिमेंट फिल्टर किया, एक्टिवेटेड कार्बन किया, RO किया, UV किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया और TDS कंट्रोल करके इसमें स्टोरेज टैंक में आ गया। तो कई बार तुमने देखा होगा कि लिख के आता है RO है प्लस UV है प्लस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। हेमा मालिनी जब ऐड करती हैं बोलती है ना RO और UV है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होता है उसमें, TDS कंट्रोल तो होता ही होता है। कई बार मिनरल भी ऐड कर देते हैं, मिनरल्स एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं अपन, वो होता है मिनरलाइज्ड वाटर। ये अपनी बोतलों के ऊपर लिखा आता है, जब पानी की बोतल लेते हैं अपन बिस्लरी की, उसके ऊपर लिखा आता है मिनरलाइज्ड वाटर, प्लस मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स जो अपनी बॉडी को चाहिए होते हैं वो मिनरल्स भी ऐड कर देते हैं। तो समझ में आ गया घरों का वाटर प्योरीफायर कैसे काम करता है, आपके घर में जो वाटर प्योरीफायर है वो कैसे काम करता है। सेडिमेंट फिल्टर, प्रेशर फिल्टर हो गया है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं क्या है, प्रेशर फिल्टर ही है, प्रेशर फिल्टर। घरों में लगा WTP प्लांट में लगाते हैं वो तो ग्रेविटी फिल्टर होता है, यहाँ प्रेशर फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, RO मेम्ब्रेन, सब कुछ हटा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस यही है। फिर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, UV में जो डिसइंफेक्शन हुए हैं, जो बैक्टीरिया डेड हो गए हैं उनको रिमूव करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर TDS कंट्रोल करके अपना काम हो जाता है। अब कुछ एडवांस वाटर ट्रीटमेंट हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चीज़ें पता होनी चाहिए कि और क्या क्या चल रहा है दुनिया में। एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट, ओजोनेशन अपन यूज़ नहीं करते लेकिन फॉरेन में तो चलता है ओजोनेशन। किसे, ओजोन किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन प्लस का नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। नेसेंट ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग, आइडिया है अपने को, बट नो रेजिडुअल पावर अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटामिनेशन। फ्यूचर में अगर फिर से रिकंटामिनेशन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो कोई रेजिडुअल पावर नहीं है ओजोन के पास। कलर भी रिमूव कर देता है, ओडोर भी रिमूव कर देता है, डिसइंफेक्टेंट है। कलर एंड ओडोर क्यों रिमूव कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजर भी है। ऑक्सीडाइज किसको कर देता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको ऑक्सीडाइजर कर देता है। कलर एंड ओडोर कौन देता है, कलर ओडोर टेस्ट किया कौन देता है, ऑर्गेनिक मैटर देते हैं, तो इनको भी कर देता है। साथ में डिसइंफेक्टेंट तो हाई है, हमने ओजोनेशन पढ़ लिया। देखा था एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये इसको क्या करवाते हैं, उसमें ऑक्सीजन रेडिकल का यूज़ किया था ओजोनेशन में, ओजोन टूट गई थी ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, इसमें यूज करते हैं OH रेडिकल का, हाइड्रोक्सिल रेडिकल का। दुनिया का सबसे डेंजरस वाटर ऑक्सीडेंट माना जाता है इसको, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को दुनिया का सबसे डेंजरस वाटर ऑक्सीडेंट माना जाता है। कौन, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल बहुत भयंकर चीज़ है, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, माइक्रो पोल्यूटेंट
को रिमूव करने के लिए उस वाली इंडस्ट्री में यूज़ करते होंगे, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। क्या? हाइड्रोक्सिल रेडिकल से ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये टेक्निक है MBR, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर ये एक्चुअल में तो क्या है, STP की टेक्निक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, ASP का नाम सुना होगा, प्लस का इसमें मेम्ब्रेन लगा देते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है ये काफ़ी क्लियर वाटर दे देती है, बस इसलिए अपन इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। आगे अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आउटपुट वाटर क्वालिटी वेरी हाई ड्यू टू मेम्ब्रेन। क्या है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस प्लस का साथ में मेम्ब्रेन लगा देते हैं इसमें। जो ASP के आगे अपन SST लगाते हैं, इसमें SST की जगह क्या लगा देते हैं, मेम्ब्रेन लगा देते हैं। तो ये हो जाता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। आगे अपन कई टाइप के रिएक्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे अपन अभी तक तो ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ते हैं, ASP पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, RBC पढ़ लेते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल्स कॉन्ट्रैक्टर। फिर क्या पढ़ते हैं अपन, फिर अपन पढ़ते हैं MBBR। MBBR की फुल फॉर्म क्या है, MBBR मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर। फिर अपन MBR भी पढ़ते हैं। क्या है MBR में, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। फिर अपन एक और टेक्निक पढ़ते हैं UASBR, अपफ्लो अनारोबिक स्लज बेड रिएक्टर। अपफ्लो अनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, ये अनारोबिक होती है। ये सब क्या है, एरोबिक है। कोई सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, कोई अटैच ग्रोथ सिस्टम है, आगे वो पढ़ेंगे अपन पूरे। एक इसमें आता है SBC, ये क्या है, सीक्वेंस बैच रिएक्टर। सीक्वेंस बैच रिएक्टर ये क्या है, इसमें एक ही टैंक होता है, उसके अंदर सारे काम होते हैं, और सीक्वेंस बैच रिएक्टर। इतने टाइप के रिएक्टर अपन पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे STP में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ेंगे। तो वहाँ ये फिर से पढ़ेंगे। यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आउटपुट वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी खासी देता है ड्यू टू मेम्ब्रेन, और इसको रीयूज़ कर लेते हैं वाटर को, STP वाले वाटर को रीयूज़ कर लेते हैं। ओके, तो एक एक्स्ट्रा टेक्निक पढ़ा दें हम। फिर आता है नैनो फिल्ट्रेशन। अभी हमने बताया था माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, RO। अभी पहले ये पढ़ ही लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ट है। साइज ऑफ फिल्टर्स कैसे होंगे, माइक्रो फिल्ट्रेशन का साइज बड़ा होगा, पोर का साइज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उससे छोटा, नैनो फिल्ट्रेशन उससे छोटी साइज, और RO राजा है इस चीज़ का। तो अपन अगर देखें, साइज याद नहीं करनी है, आपको आइडिया होना चाहिए। इसकी साइज लगभग रहती है पोर साइज की, जो भी फिल्टर यूज़ करते हैं इसमें। फिल्टर क्या मतलब, ऐसे मान लो कि मेम्ब्रेन यूज़ करते होंगे इसमें, जो नैनो फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर्स हैं, कुछ मेम्ब्रेन यूज़ करते होंगे, उनके पोर साइज की बात हो रही है। लगभग 0.01 माइक्रोमीटर की होती है। नैनो फिल्टर्स में एक और जीरो लगा दो, 0.001 माइक्रोमीटर की होती है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में 0.0001 एक जीरो और लगा दो, तो इतनी कम पोर साइज होती है। तो इसमें से केवल वाटर पास हो पाता है, ओनली वाटर मोलिकुल्स पास। RO का तो समझ में आ गया। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2+, सोडियम क्लोराइड वाटर पास्ट, ये केवल बैक्टीरिया को रोक पाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करता है, बैक्टीरिया थोड़े बड़े होते हैं, बैक्टीरिया को नहीं जाने देता, बाकी सब हार्डनेस, TDS, वाटर, इन सबको पास कर देता है। कहता है बैक्टीरिया रुको, हार्डनेस, TDS, वाटर पास हो जाते हैं। फिर नैनो फिल्ट्रेशन एक एडवांस, एक स्टेप और आगे, ये कैल्शियम मैग्नीशियम को रोक देता है, हार्डनेस को रोक देता है, TDS कौन करवाते हैं मेनली,
सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, इस टाइप के आयन कराते हैं, इनको पास होने देता है, इनको नहीं रोक पाता है। बैक्टीरिया को रोक लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो यही रोक लेता है। बैक्टीरिया को अगर ये वाली डायमेंशन ही रोक लेती है, ये वाली पोर्ट साइज रोक लेती है, तो इससे छोटी साइज तो रोक लेगी। ये एक्स्ट्रा क्या करता है, हार्डनेस को रोक लेता है। कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन्स को भी रोक लेता है, हार्डनेस को रोक लेता है। लेकिन तो ये है Na+ और Cl- यानी TdS, उसको नहीं रोक पाता, चली जाती है फिल्टर में से, पानी तो जाएगा ही जाएगा। और फिर आता है आर ओ बैक्टीरिया को भी रोक लेगा, बैक्टीरिया को तो यही रोक लेता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बैक्टीरिया को रोक लेगा, हार्डनेस को भी रोक लेगा, और सोडियम आयन, क्लोराइड आयन जो भी TdS है उनको भी रोक लेगा। केवल क्या पास होगा, ओनली वाटर मोलिक्यूल पास होते हैं। ये सब रिमूव कर देता है कौन, आर ओ। TdS, सोल्ट्स, हेवी मेटल, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, बैक्टीरिया, वायरसेस, सबको रोक लेता है। TdS इतना कम हो जाता है कि TdS कंट्रोलर लगाना पड़ता जाता है। TdS क्या हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। तो आर में से जब भी पानी निकालेंगे तो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स हैं जीरो आते हैं, इसलिए अपने को TdS कंट्रोलर लगाना पड़ता है। अभी आपने देखा था। अब प्रेशर रिक्वायर्ड देख लो, ये किसका पढ़ रहे हैं अपन, इधर तो था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, सॉरी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन नहीं, माइक्रो फिल्ट्रेशन, फिर अल्ट्रा, फिर नैनो, और आर। प्रेशर रिक्वायरमेंट कम रहती है, इसमें मीडियम रहती है। आर फिल्टर में बहुत हाई प्रेशर रिक्वायर्ड भी रहती है। कॉस्ट भी फिर ऐसे ही होगी, प्रेशर रिक्वायर्ड अगर कम है तो कॉस्ट भी कम आएगी। इसमें मीडियम आती है, आर में हाई हाई कॉस्ट निकल के आती है, प्रेशर रिक्वायर्ड भी हाई निकल के आता है। किस में कंपेयर कर रहे हैं, इन चारों में कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो आर बेस्ट है। अगर आपने को चार चीज़ें कंपेयर करने को बोले, बैक्टीरिया, हार्डनेस, TdS, या सॉल्ट्स मान लो, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं। हार्डनेस भी सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन जो हार्डनेस नहीं देते उन TdS की बात हो रही है, उन डिजोल्व सॉलिड्स की बात हो रही है। या फिर टोटल डिजोल्व सॉलिड्स मान लो, ठीक है। फिर आता है वाटर। वाटर तो सब में पास हो ही जाएगा, आपने को आइडिया है। यहाँ अपन लिखे मान लो माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, और आर। ये हमने लिखा। माइक्रो फिल्ट्रेशन में बैक्टीरिया पास हो जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नहीं होंगे, नैनो फिल्ट्रेशन में नहीं होंगे, आर में नहीं होंगे, ठीक है। हार्डनेस नहीं रोक पाती, कौन रोक लेता है, हम्म हार्डनेस जाने देती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं कैसे बताना चाह रहा था, तुम्हें शायद समझ में आ गया कि बैक्टीरिया को रोक लेता है, और इससे बैक्टीरिया भी नहीं रुकते। माइक्रो फिल्ट्रेशन में बैक्टीरिया भी नहीं रुकते। बैक्टीरिया पास, अब बैक्टीरिया पास हो जाएंगे तो फिर तो आगे वाले तो सारे पास होंगे होंगे। हार्डनेस भी पास हो जाएगी, इसमें से ये तो सब पास हो जाएंगे। तीन चार चीज़ें ही हैं अपने पास, हार्डनेस, TdS, वाटर, और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रोक लेता है, इसलिए यूवी के बाद हमने अभी घरों वाले में वाटर प्योरीफायर में देखा था, यूवी डिसइंफेक्शन के बाद हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाया था। अपने क्या रुकवाने थे, अपने डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकवाने थे। ओके, तो ये भाई सब हार्डनेस और उसके नीचे वाले कौन, TdS को भी पास करने देता है, TdS पास, हार्डनेस पास, वाटर पास। ये कहता है बैक्टीरिया भी रुको, फिर एक हार्डनेस को भी रोक देता है, TdS पास और वाटर पास। आर सबको रोक देता है। हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इनको बस लाइन से याद करना है अपने को। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, एंड आर, रिवर्स ऑस्मोसिस। हेलो, बोलो। बोलो।
जी। हाँ भेज दो। ओके। जय हिंद। तो हमें इनकी डायमेंशन याद करनी है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, सॉरी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन नहीं याद करना है, इसको माइक्रो फिल्ट्रेशन याद करना है। मैं खुद देखो कितनी बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तो आगे तो आपको याद आई। नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस आइडिया है। ओके, तो अपने समझ में आ गया। माइक्रो फिल्ट्रेशन बैक्टीरिया भी शायद नहीं रोक पाता, बैक्टीरिया को भी पास हो जाता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बैक्टीरिया को रोक लेता है। नैनो फिल्ट्रेशन हार्डनेस को रोक लेता है, लेकिन टीडीएस नहीं रोक पाता। आर टीडीएस को भी रोक लेता है, केवल वाटर पास होने देता है। ये समझ में आ गया। तो साइज कैसे कैसे हुई, अपने साइज समझ में आ गई। साइज किसकी, बैक्टीरिया बड़े होते हैं, बैक्टीरिया साइज ज़्यादा होती है। फिर हार्डनेस कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+। फिर साइज छोटी किसी होती है, और टीटीएस की टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की। क्या आगे इसमें सोडियम+ क्लोराइड माइनस, ये सब आगे। फिर सबसे छोटा मॉलिक्यूल किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वो तो निकलेगा निकलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ समझ में आया अपने को। तो नैनो फिल्ट्रेशन हमने क्या क्या पढ़ा, आर ओ और सॉरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आर ओ के बीच का नया बच्चा है, नया फिल्टर मीडिया है। आर ओ से कम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ज़्यादा काम का है। क्या रिमूव करता है, सब रिमूव कर देता है, केवल टीडीएस रिमूव नहीं कर पाता, टोटली जो सॉल्ट्स रिमूव नहीं कर पाता। आर ओ जितना सॉल्ट्स नहीं हटा पाता, हार्डनेस हटा देगा, कलर हटा देगा, लार्ज ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें। रिवर्स ऑस्मोसिस जीरो टीडीएस दे देता है, ये नहीं दे पाता। कुछ सॉल्ट्स नहीं हटा पाता, कुछ सॉल्ट्स नहीं हटा पाता। कौन से सॉल्ट नहीं हटा पाता, छोटे छोटे सॉल्ट्स होते हैं, Na+, क्लोराइड माइनस, पोटेशियम+, इस टाइप के छोटे छोटे सॉल्ट्स नहीं हटा पाता। हार्डनेस वगैरह हटा देता है। फिर आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रो, इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस नहीं बोलना, इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोड से हटा रहे हैं अपन, या इलेक्ट्रिक फील्ड से हटा रहे हैं, ऐसे मान लो, तो अपन ऐसे जो बोलते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस कर रहे हैं। आयंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से खींच लेते हैं, जो आयंस होते हैं उनको इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड से खींच लेते हैं। कुछ कैथोड की तरफ चले जाएंगे, कुछ एनोड की तरफ चले जाएंगे। यूजफुल कहाँ होता है, ब्रेकिस वाटर ट्रीटमेंट में। ब्रेकिस वाटर ट्रीटमेंट क्या है, ब्रेकिस किसको बोलेंगे, कि उसमें इतने आयंस भी नहीं है जितने सी वाटर में होते हैं। सी वाटर में तो सारे आयंस आयंस होते हैं, और फ्रेश वाटर से ज़्यादा आयंस है। यानी सॉल्ट वाटर की कंसनट्रेशन कितनी है, मोर देन तो फ्रेश वाटर है, बट लेस देन सी वाटर है। समुद्र से तो कम है आयंस की कंसनट्रेशन या सॉल्ट की कंसनट्रेशन, समुद्र वाटर से तो कम है, फ्रेश वाटर से ज़्यादा है। ऐसे वाटर को अपन बोलते हैं ब्रेकिस। कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं बैक वाटर में। ये जहाँ समुद्र और नदी मिलती है, या समुद्र का कुछ पानी बैक वाटर के रूप में आ जाता है, जहाँ पे ऐसे मान लो कि दो टाइप के इकोसिस्टम रहते हैं, समुद्री इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम। समुद्र का कुछ पानी लैंड पे आ जाता है, बैक वाटर के रूप में, मैनग्रोव्स के रूप में, स्ट्रीज के रूप में। तो वहाँ ये होता है ब्रेकिश वाटर, वो उसको बोलते हैं ब्रेकिश वाटर। तो सॉल्ट वाटर कंसनट्रेशन फ्रेश वाटर से ज़्यादा, सी वाटर से कम, इसको बोलते हैं ब्रेकिश वाटर। अब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है नहीं,
तो इलेक्ट्रोडायलिसिस ये उपयोगी साबित हो जाता है। आयंस को किससे खींच लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से खींच लेते हैं। सी वाटर में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस करना और डिफिकल्ट काम है। सी वाटर में कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस उपयोगी साबित नहीं हो पाता। इलेक्ट्रोडायलिसिस नॉट इफेक्टिव। ये अपने को समझ में आ गया। हमने एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़ा? एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा हमने ओजोनेशन, ऑक्सीजन प्लस का नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, और डिसइंफेक्टेंट भी अच्छा खासा है। एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पढ़ा हाइड्रोक्सिल रेडिकल से कर रहे हैं इसमें। तो ये क्या है? दुनिया का सबसे डेंजरस वाटर ऑक्सीडेंट माना जाता है। ये हमने पढ़ लिया, कुछ कुछ इंडस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं। MBR मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, आगे और पढ़ेंगे इसको। ये SP+ का मेम्ब्रेन, एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस के साथ आगे मेम्ब्रेन और ऐड कर दो, तो जो पानी इसका निकल के आता है आउटपुट वाटर क्वालिटी अच्छी खासी निकल के आती है, तो रीयूज़ कर सकते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन ये हमने पढ़ लिया। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन RO आइडिया हो गया। बैक्टीरिया की साइज बड़ी साइज, फिर हार्डनेस की साइज, फिर TDS की साइज, और वाटर की साइज सबसे छोटी। वाटर सब में से पास हो जाएगा, TDS नैनो फिल्टर में से पास हो जाएगा, TDS नहीं हटा पाएगा, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस इस टाइप से नहीं हटा पाएगा। हार्डनेस बड़े साइज होती है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ये इसमें से पास हो जाएगा। हार्डनेस नैनो फिल्टर हटा देगा हार्डनेस को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हटा पाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हटाएगा? बैक्टीरिया हटा देगा। माइक्रो फिल्ट्रेशन कुछ भी नहीं हटा पाएगा, बैक्टीरिया भी पास, हार्डनेस भी पास, TDS भी पास, वाटर भी पास। इसको बोलते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन। और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें वो सब हटा देगा। ओके, तो हमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली। मतलब इतना फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जो अपनी मिस हो गई थी। इसमें फिल्ट्रेशन टाइम पे मिस हो गई थी, या फिर कैसे मान लो। अपन ने जो रैपिड सेंटर फिल्टर, ग्रेविटी सेंटर फिल्टर पढ़ा था, वो हमने जो पढ़ा था वो अभी सिंगल मीडिया फिल्टर पढ़ा था। ओनली सैंड ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, एक ही साइज की हमने सैंड यूज करी थी या फिल्टर यूज किया था। तो इसमें दिक्कत क्या होती है ऐसा करने में? कि जो पार्टिकल साइज रिमूव करेंगे ना, उसकी लिमिटेशन हो जाती है। जो साइज और पार्टिकल फिल्टर मीडिया से बड़ा है वो तो हट जाता है, वो तो रिटेन हो जाता है, वो तो हट जाता है। लेकिन साइज अगर फिल्टर मीडिया से छोटा है वो पास हो जाता है, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। जो फिल्टर मीडिया से छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो तो पास हो जाते हैं, उसको नहीं हटा पाता। और जो फिल्टर मीडिया की साइज से बड़े पार्टिकल हैं उनको वो हट जाते हैं। तो मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जो फिल्टर मीडिया से बड़ी साइज के पार्टिकल होंगे वही हटेंगे, छोटे वाले नहीं हटेंगे। ये दिक्कत है सिंगल मीडिया फिल्टर की। एक आता है हेड लॉस एंड फिल्टर एंड पार्टिकल्स डिटेन इन टॉप सरफेस ओनली। फास्ट स्ट्रोक होता है। जो सिंगल मीडिया फिल्टर होता है, अब सारे सेम साइज के पोर हैं, सेम फिल्टर हैं, यूनिफॉर्म, एंड यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म साइज है। तो जो हटना होगा पार्टिकल इससे बड़ी साइज का, वो यहीं हट जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? वो नीचे क्यों हटेगा? यहीं हट जाएगा। अब जब यहाँ हट जाएगा, एक तो पूरा फिल्टर यूज भी नहीं हुआ, और चौक भी जल्दी जल्दी होगा क्योंकि सब कुछ हट रहा है, ऊपर ही हट रहा है। तो पार्टिकल रिटेन इन टॉप सरफेस ओनली, चौक जल्दी हो जाता है। और पूरी डेप का यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे अपन, क्योंकि जो हट रहा है टॉप सरफेस में हट जा रहा है, उससे नीचे वाले फिल्टर का कोई यूज ही नहीं है। तो अपन चले कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड मीडिया फिल्टर की तरफ। क्या है इसमें? इसमें टॉप पे तो रखते हैं बड़े बड़े पार्टिकल, और बॉटम में रखते हैं एकदम फाइनर पार्टिकल। एंथ्रेसाइट टॉप पे रखते हैं, फिर सैंड, फिर गार्नेट डालते हैं। गार्नेट फाइनर फिल्टर है, वो बॉटम में डालते हैं।
तो अब देखो क्या होगा, यहाँ बड़े बड़े पार्टिकल हट गए, उससे छोटे पार्टिकल यहाँ हट गए, और इसे भी छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ हट गए। पूरे फिल्टर को यूज कर लिया हमने, पूरे फिल्टर की डेप्थ को, वॉल फिल्टर डेप्थ इज यूटिलाइज्ड, वॉल फिल्टर डेप्थ इज यूटिलाइज्ड, पूरी फिल्टर की डेप्थ को हमने यूज कर लिया। तो बड़े बड़े पार्टिकल थे, एंथ्रासाइड से बड़े पार्टिकल थे वो यहाँ हट गए, सैंड से बड़े पार्टिकल थे कुछ तो यहाँ तक हट गए, और जो गार्नेट की साइड से थोड़े बड़े थे वो यहाँ हट गए। पूरी फिल्टर मीडिया को यूज कर लिया। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, बेटर फिल्ट्रेशन देता है, बढ़िया लग रहा है, हेड लॉस भी कम होगा, लॉन्गर फिल्टर रन चलेगा, फिल्टर की जो रनिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा दिनों तक चलेगी, और फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा निकल के आएगी। तो कहते हैं कि इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट है वो रैपिड सैंड फिल्टर से भी ज़्यादा निकल जाती है। कितनी थी उसकी, स्लो सैंड फिल्टर की कितनी थी, स्लो सैंड फिल्टर उसकी थी 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। रैपिड सैंड फिल्टर की 30 गुना ज़्यादा, कितनी 30 टाइम्स मोर, कितनी हो जाएगी 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, जो भी है यूनिट कैसे लिख दो, इतना मीटर 1 मीटर स्क्वायर हर घंटे इतना लीटर फिल्टर करके देगा। रैपिड सैंड फिल्टर का हर मीटर स्क्वायर फिल्टर का 1 घंटे में इतना लीटर पानी को फिल्टर कर देता है, 3000 से 6000 लीटर। ये कितना कर पाता है, केवल 100 से 200 लीटर कर पाता है। ठीक है। अब अगर हमने यूज़ कर लिया मिक्स्ड मीडिया फिल्टर, मिक्स्ड मीडिया फिल्टर, तो उसकी फिल्ट्रेशन रेट और ज़्यादा निकल जाती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मिक्स्ड मीडिया फिल्टर की और ज़्यादा, अगर दो ही मीडिया यूज़ किया तो ड्यूल मीडिया फिल्टर बोल देते हैं। फिर रैपिड सैंड फिल्टर की और कम, और स्लो सैंड फिल्टर की तो और कम निकल के आती है। समझ में आ गया अपने को। वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हैं 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ताकि कि यार आइडिया रहे। ये 30 गुना ज़्यादा, 30 टाइम्स मोर, 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, इनकी और ज़्यादा होगी। ड्यूल मीडिया फिल्टर मिक्स्ड मीडिया फिल्टर की और ज़्यादा, इन दोनों लगभग बराबर मान रहे हैं, फिर मिक्स्ड मीडिया फिल्टर की और ज़्यादा निकल जाती है। तो ये अपने को समझ में आ गया, आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब अपना क्या कॉन्सेप्ट बचा है और, तो सिंगल मीडिया फिल्टर मिक्स्ड मीडिया फिल्टर अपने को समझ में आ गया। ये आपने पढ़ लिया। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन पता नहीं तुम लोग यहाँ रिलेट करोगे नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट है ओजोन डिप्लीशन का, ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती है, ये हेलोजन ग्रुप के साथ हमने लिख दिया था यहाँ पे। बाकी फिर भी लास्ट में थोड़ा टाइम बचता है तो पढ़ाते हैं। अभी अपन चलते हैं एरेशन एक्टिवेटेड कार्बन की तरफ, जो अपनी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, कुछ कुछ डिवाइसेस अपनी रह गई हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। एरेशन सबसे पहले करते हैं अपन, एरेशन स्क्रीनिंग के बाद एरेशन ही करते हैं। सरफेस वाटर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट इज़, क्यों नहीं है सरफेस वाटर के लिए रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफेयर के साथ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, तो एरेशन ऑलरेडी हो रखा है उसका। तो किस में करते हैं एरेशन, जब अपन ट्यूबवेल का वाटर यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो अपन एरेशन करते हैं। अगर आपने इनफिल्ट्रेशन गैलरी ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ किया तो एरेशन कंपल्सरी हो जाता है। लेक या पॉन्ड, एल्गी होंगे लेक या पॉन्ड में, किससे करते हैं ट्रीटमेंट, कॉपर सल्फेट से उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, एल्गी को हटा देते हैं। एरेशन में और क्या चीज़ है, आयरन और मैंगनीज हटा देते हैं, नहीं तो बाद में ये क्लोरिनेशन में दिक्कत करेंगे। क्लोरिनेशन में सबसे पहले क्लोरीन डिमांड इन्हीं को रिमूव करने में यूज़ हुई थी अपनी, आयरन और मैग्नीज को। इसलिए अपन क्या करते हैं, इनका एरेशन करा के, इनका ऑक्सीडेशन करवा के इनको, इनका प्रेसिपिटेट बना देते हैं। आयरन 2+, मैग्नीज 2+ था, इनको क्या कराया, ऑक्सीडाइज करवाया, किस में कन्वर्ट कर दी, Fe3+, Mn4+ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं।
मेक प्रेसिपिटेट एंड रिमूव्ड इन सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो जाते हैं FeOH3 के रूप में, MnO2 के रूप में। MnO2 देखो ब्राउन प्रेसिपिटेट बना था, डिजोल्ड ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था, आता ना डिजोल्ड ऑक्सीजन। कैसे आया था इसमें डिजोल्ड ऑक्सीजन? पहले हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला था, पहले हमने चेक किया था कि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है कि नहीं है, पता चला, पूरा टेस्ट कर लिया, बाद में DO 0 निकल गई। तो अपन पहले ही चेक कर लेते हैं कि DO प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, किसकी मदद से? मैग्नीशियम सल्फेट की मदद से। अगर MnOH2 बनता है, यानी ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो DO नहीं है। अगर पानी में DO है तो बनता है MnO2। ये क्या है? ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, एंड DO है, ये हमने पढ़ लिया था। तो बस ऐसे ही MnO2 बन जाता है ब्राउन कलर का, डिजोल्ड ऑक्सीजन में हमने यूज़ किया था। तो हमने Fe2 प्लस यानी आयरन और मैग्नीज हमने रिमूव कर दिए। कैसे? एरेशन से। हमने हवा दे दी, उनका ऑक्सीडेशन हो गया और वो आगे जाके सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो गई। और क्या है ये? आयरन और मैग्नीज और कैसे हटाते हैं? ऑक्सीडेशन से हटाते हैं, एरेशन या फिर किसी केमिकल की मदद से हटा दिया। केमिकल क्लोरीनेशन हमने देखा ही था, ClO2 से भी हटा देते हैं। दोनों क्या है? ये तो क्लोरीनेशन के मेन हीरो यही तो है। ये तो अमीरो वाला है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, सॉरी ClO2 अमीरो वाला है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, कोई ट्राई हेलोमेथेन नहीं बनता इसमें। और केमनोफोर से हटा दो, क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो टेस्ट एंड ओडोर हटाना है अपने को। ये सब किसी कारण होता है, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण होता है या आयरन मैग्नीज के कारण होता है। एरेशन कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, क्लोरीन, ओजोन, एक्टिवेटेड कार्बन, इनसे सबसे हटा सकते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन से क्यों हटाएंगे? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर हट जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ही टेस्ट एंड ओडोर देते हैं, या आयरन मैग्नीज भी दे देता है। एक्टिवेटेड कार्बन होता क्या है? इट इज स्पेशली ट्रीटेड कार्बन विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द इम्प्योरिटीज, गैसेज, लिक्विड, सस्पेंडेड सॉलिड्स और ऑर्गेनिक मैटर, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है इन चीज़ों को। और इन्हीं की वजह से क्या आता है? ओडोर एंड टेस्ट आता है। पानी के अंदर टेस्ट एंड ओडोर होते हैं, वो हट जाते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन। प्री सेडिमेंटेशन, प्री क्लोरिनेशन, ये अपने को पता है। प्री क्लोरिनेशन कब करेंगे? जब ज़्यादा ही अगर किसी वाटर में पैथोजेंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो प्री क्लोरिनेशन भी कर देते हैं। तो पोस्ट क्लोरिनेशन जो लास्ट में करते हैं, अगर वो पहले कर दिया क्लोरिनेशन, उसको प्री क्लोरिनेशन बोल देते हैं। प्री सेडिमेंटेशन भी अपने को पता है, फॉर हाईली पोल्यूटेड सरफेस वाटर हैविंग एल्गी एंड हाई टर्बिडिटी, प्री सेडिमेंटेशन भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं एक्टिवेटेड कार्बन पे। वो टाइम से अपन एक्टिवेटेड कार्बन पढ़ रहे थे, अब उसको देखते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन है क्या चीज़। एक्टिवेटेड कार्बन इज ए स्पेशली ट्रीटेड कार्बन which possesses the property of absorbing and attracting the impurities such as gases, liquid, finely divided solids, organic matter, etc. Because of its excellent property of absorbing the impurities, which is due to its high surface area to volume ratio, यानी फिक्स वॉल्यूम में अगर किसी का एरिया निकाला जाए, वॉल्यूम अगर सबका किसी सेम रखा जाए। हेलो, 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 तो इसका हाई सरफेस एरिया होता है। अगर कई चीज़ों का सेम वॉल्यूम लिया जाए और फिर उनका एरिया निकाला जाए, तो हाई सरफेस एरिया
एक्टिवेटेड कार्बन का निकल के आता है फिक्स्ड वॉल्यूम में। समझ में आ गया क्या? इट इज़ वाइडली यूज फॉर रिमूविंग द टेस्ट एंड ओडोर फ्रॉम पब्लिक सप्लाईज। तो टेस्ट एंड ओडोर के लिए इसको यूज किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन को। अब इसमें देखते हैं एक्टिवेटेड कार्बन कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। और सा गाइस पानी वानी पी लो। हाँ, क्या है पहले तो ये देखो कि बनाते कैसे हैं इसको। मेकिंग ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। क्या करते हैं, कोयले का पायरोलाइसिस करते हैं, यानी पार्शियल कंबस्शन करते हैं ऑफ कार्बोनेसियस कंपाउंड 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऐसे बना देते हैं। पायरोलाइसिस मतलब विदाउट ऑक्सीजन, और पार्शियल कंबस्शन करते हैं। इससे क्या हो जाता है, अंदर से पोरस हो जाता है। कौन? जो भी कार्बोनेसियस कंपाउंड है। अपन तो कोयला ही मान लेते हैं, या एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं तो कार्बोनेशियस कंपाउंड बोल दो, कोयला क्यों बोलो, कार्बोनेशियस कंपाउंड बोल दो। क्या बना रहे हैं अपन? एक्टिवेटेड कार्बन बना रहे हैं। तो कोई भी कार्बोनेशियस कंपाउंड लिया, उसका पायरोलाइसिस करवाया। पायरोलाइसिस मतलब विदाउट ऑक्सीजन। आगे और अपन इसको पढ़ेंगे। तो क्या हो जाता है, वो इंटरनली पोरस हो जाता है। कौन? कार्बोनेशियस कंपाउंड। और हाई सरफेस एरिया निकल के आता है। ये अपना तरीका है बस इसको बनाने का, एक्टिवेटेड कार्बन को बनाने का। क्या करता है, कई चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कर लेता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही ओडोर एंड टेस्ट होता है। तो गैसेज हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और क्या क्या था, कुछ लिक्विड हो गए, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हो गए, जो भी हैं सबको हटा देता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हटा देता है। इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं, वो तो जियोलाइट और आयन एक्सचेंज से हटा देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटाने के लिए अपने को एक्टिवेटेड कार्बन यूज में आता है। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन क्या क्या है। हेलो। हम्म। अच्छा, तो कह रहा था ये मैडम कह रही थी दोनों खाली हैं। अच्छा। हम्म। क्या करना पड़ेगा अब? कितना? पिछली बार तो 100 रुपये लिए थे यार। या मार्च? अच्छा। तो और दूसरा खाली जो है वो छोटा वाला है। एक मिनट रुकना गाइस।
हाँ जी भैया, वो HP वाला ले जाओ, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा आपको। ओके। OTP बताया नहीं क्या अभी? बताता हूँ। 725 576। हम्म। अब मेरे को थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेना, मैं या फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, और मैं कर दूंगा ना। हाँ तो दोस्तों, सॉरी फॉर क्या इंटरप्शन। ओके। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। कितने टाइप के होते हैं? पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन, हमने पूरा क्रश कर दिया, पाउडर बना दिया, तो पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन। अब इसमें क्या है, पाउडर्ड फॉर्म में हो गया, इसका रीजनरेशन नहीं हो पाता, एक बार यूज़ कर लिया ख़त्म। सो कब यूज़ करते हैं इसको? इमरजेंसी केस में यूज़ करते हैं। दूसरा, ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन, इसमें थोड़े थोड़े बड़े से पार्टिकल होते होंगे, तो एकदम पाउडर था तो ग्रेनुलर क्या हो गया? ग्रेनुलर बड़े बड़े थोड़े पार्टिकल होते होंगे, इसको रीजनरेशन पॉसिबल है इसका। क्या करेंगे, वापस भट्टी में डाल देंगे थर्मली, या फर्नेस में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया, तो रीजनरेट हो जाता है। तो इसको यूज़ करते हैं फिर बिग स्केल प्लांट्स में, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, बार बार रीजनरेट करते रहते हैं, तो इसको यूज़ करते रहते हैं। ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन, ये कल हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन ये हम ओजोनेशन के बाद यूज़ करते हैं। ओजोनेशन के बाद जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है ओजोनेशन, उसके बाद अपन बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करते हैं। क्या है इसमें? बस बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन मतलब बायोलॉजिकल प्लस ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी होता है साथ में, बायो लिखा है तो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा। क्या क्या इशू रहता है इसका, थोड़ा देखो। इसलिए बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन को ओजोनेशन यानी ओजोन डिसइंफेक्शन के बाद यूज़ करते हैं। क्या होता है ओजोनेशन के बाद, क्यों करते हैं भाई? ओजोनेशन के बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। अब ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये इजीली बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, दोनों बायोडिग्रेडेबल है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, कहाँ अवेलेबल है, कहाँ प्रेजेंट है? बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन में माइक्रोऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। वो क्या करता है, इन एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को कंज्यूम कर लेता है या डिग्रेड कर लेता है, और अपनी एनर्जी निकाल देता है, अपना खाना निकाल देता है, तो इनको कंज्यूम कर देता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। अपना काम भी हो गया, माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम भी हो गया। क्या लिखा है? BC लिखा है, ओ भाई। ओजोन डिसइंफेक्शन के बाद बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन हमेशा लगाते हैं अपन, सो दैट क्या रिमूव कर दिया है ओजोनेशन के बाद, अगर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनते हैं उनको रिमूव करने का काम आता है। अपना काम भी हो गया, जो एल्डिहाइड और कीटोन भी रिमूव हो गए, और जो बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन में बायो प्लस का ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन था, तो बायो में क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उसमें। बस ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसी को बोलते थे BAC, बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन। इसको किसके बाद यूज़ करते हैं? ओजोनेशन के बाद यूज़ करते हैं। क्या बनते हैं ओजोनेशन के बाद? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं, तो इनको रिमूव कर देते हैं, इनका खाना हो जाता है, अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन पानी से हट भी जाते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन। और कल हमने पढ़ा था एक्टिवेटेड कार्बन फॉर डीक्लोरिनेशन, ये कोई अलग टाइप नहीं है, बस डीक्लोरिनेशन करने के लिए अपन एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं, क्लोरीन को रिमूव करने के लिए। ये कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। कल हमने पढ़ा था कि डीक्लोरिनेशन की क्या क्या टेक्निक थी, कुछ SO2 पढ़ा था या सल्फेट्स पढ़े थे, इसमें से पास करवा दो, या एक्टिवेटेड कार्बन में से पास करवा दो। और एक्टिवेटेड कार्बन में पास करवाएंगे तो दिक्कत क्या थी, जीरो क्लोरीन दे देता है। अब तो जीरो क्लोरीन चाहिए नहीं होती, क्यों नहीं चाहिए होती? कुछ तो चाहिए होती है अपने को, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर
0.5 मिलीग्राम पर लीटर या 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये नॉर्मल केस में, ये एपिडेमिक या इमरजेंसी केस में चाहिए होता है। क्या है? पी रेजिडुअल क्लोरीन। समझ में आ गया अपने को? इसलिए एक्टिवेटेड कार्बन डिक्लोरिनेशन में भी यूज़ करते हैं, ओजोनेशन में भी यूज़ करते हैं। ओजोनेशन के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हटाने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल में कुछ नहीं है, बस बायोलॉजिकल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जीएच मतलब ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन। जो अभी ये पढ़े थे, इनका रीजनरेशन पॉसिबल है। क्यों? ये बड़े बड़े पार्टिकल रहते हैं। तो एक तो पाउडर फॉर्म में था, ऐसा क्या रीजनरेशन होगा? इसने सारा सरफेस एरिया यूज़ कर लिया। तो ये इनको वापस फर्नेस में डालते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्नेस में डाल के इनको वापस एक्टिवेट कर लिया जाता है, इसको ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन को। जो पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन है उसको इमरजेंसी केस में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, रीजनरेशन नॉट पॉसिबल। तो ये हमने चारों टाइप के, 3-4 टाइप के जो भी एक्टिवेटेड कार्बन थे वो पढ़ लिया। एक्टिवेटेड कार्बन बनते कैसे हैं? कार्बोनेशियस मटेरियल को पायरोलाइसिस करवा के क्या करा देते हैं? पायरोलाइसिस करवा देते हैं। क्या होता है इसमें से? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, अंदर की जो पार्ट होता है वो पोरस हो जाता है, फूल जाता है, बस इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे करते हैं पायरोलाइसिस? पायरोलाइसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं देते अपन, ऑक्सीजन नहीं देते अपन। ये एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है? बहुत चीज़ें रिमूव कर देता है, गैसेज रिमूव कर देता है, लिक्विड्स रिमूव कर देता है कुछ कुछ। और मेनली तो अपन को क्या चाहिए? मेन तो ये करता है ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है। ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है तो मतलब टेस्ट एंड ओडोर की जो समस्या होती है पानी में वो रिमूव हो जाती है। एक्टिवेटेड कार्बन हमने पढ़ लिया। डीक्लोरिनेशन में भी यूज़ करते हैं। अगर क्लोरीन ज़्यादा हो गया अपने से, प्री रेजिडुअल क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो डीक्लोरिनेशन करने के लिए अपन एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही ओजोनेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनको रिमूव करने के लिए अपन बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड कार्बन, बायोलॉजिकल प्लस ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर लेते हैं। ये इतनी सिंपल सी कहानी थी इसकी, एक्टिवेटेड कार्बन की। ये अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक देखो डिसइंफेक्टेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट में ही। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इच आर नॉट एक्टिव डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट? तो डिसइंफेक्टेंट कौन कौन नहीं है? ओजोन हमें पता है डिसइंफेक्टेंट है, हाइपोक्लोराइड आयन पता है अपने को डिसइंफेक्टेंट है, HCl भी डिसइंफेक्टेंट था, Cl2 भी डिसइंफेक्टेंट था, ये सब अपने को पता है। आज हमने पढ़ा हाइड्रोक्सिल रेडिकल सबसे पावरफुल है, OH रेडिकल, हाइड्रोक्सिल रेडिकल तो ओजोन से ही पावरफुल है। ओजोन में तो क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस का नेसेंट ऑक्सीजन, यही काम करता है पूरा, नेसेंट ऑक्सीजन। और अगर OH रेडिकल हो, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो, तो हमने पढ़ा था तो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल वाटर ऑक्सीडाइजर। तो ये भी आ जाएगा इसमें, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ओजोन हो गया, हाइपोक्लोराइड हो गया। क्लोराइड आयन नहीं होता, डिसइंफेक्टेंट कौन नहीं होता? क्लोराइड आयन नहीं होता। हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमने HOCl पढ़ा, OCl माइनस पढ़ा या Cl2 पढ़ा, हमने क्लोराइड आयन कहीं नहीं पढ़ा। तो ये डिसइंफेक्टेंट नहीं होगा। कौन? इसका आंसर आ जाएगा डी, केवल क्लोराइड आयन डिसइंफेक्टेंट नहीं है, बाकी सारे डिसइंफेक्टेंट हैं। हमने क्लोरीन डाइऑक्साइड पढ़ा था एक, ये अलग अलग है उस क्वेश्चन से। ClO2 महंगा है, परफेक्ट अमीरों वाला है, ठीक है। ओजोन के बारे में हमने पढ़ रखा है, फॉरेन में यूज़ करते हैं, ठंडे इलाकों में यूज़ करते हैं। फ्यूचर रिकंटामिनेशन के अगेंस्ट कोई पावर नहीं है इसमें।
कोई सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करता अपने को। एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट है बट वेरी कॉस्टली है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? हाईली इफेक्टिव इन किलिंग बैक्टीरिया, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड देयरफॉर नॉट यूज इन पब्लिक सप्लाई में। WTV वगैरह में यूज़ नहीं करते इसको, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ करते हैं। इट इज यूज इन हॉस्पिटल एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, अपने घरों वालों में यूज़ करते हैं, वाटर प्योरीफायर में यूज़ करते हैं। समझ में आ गया अपने को चीज़ें। ये तो वाटर हैमर का क्वेश्चन है, बाद में कभी देखेंगे। ये देखो क्या चीज़, क्या चीज़ लिखी है इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस, ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में आगे पढ़ेंगे, आप लोग सबको आइडिया रहता है, पॉन्डिंग की समस्या रहती है, पॉन्डिंग की समस्या रहती है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। ट्रिकलिंग फिल्टर में पॉन्डिंग की समस्या रहती है। कोगुलेशन में क्या करते हैं अपन? चार्ज न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। कोगुलेशन तो मैकेनिज्म भी अपने को पता है। पहला क्या है? आयोनिक लेयर आयोनिक लेयर कंप्रेशन। दूसरा क्या था? एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तीसरी क्या प्रोसेस थी? स्वीप कोगुलेशन। चौथी क्या थी? पॉलीमर के लिए थी पार्टिकल ब्रीचिंग। पार्टिकल ब्रीचिंग, इंटर पार्टिकल ब्रीचिंग मान लो। ये चार प्रोसेस थी। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन भी इसी का एक पार्ट था। तो कोगुलेशन में चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है? एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन में होता है रेंडुलिच आइसोथर्म। ये हमें भी नहीं पता भाई क्या होता है, हम भी किसी दिन पढ़ेंगे इसको। ये ऐसे पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ना कि रेंडुलिच आइसोथर्म क्या होता है। बाकी अपनी छोटा मोटा चीज़ें जो थी अपने को ऑलरेडी आती थी वो हमने पढ़ ली है। कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, MgOH2 का प्रेसिपिटेट बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। पीएच बराबर माइनस का लोगो पर H+ होता है। पीएच प्लस पीओच बराबर 14 होता है। वही उसको क्या बोलते हैं? pKa बोलते हैं, pKw बोलते हैं। ओके, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हमने पढ़ रखी है। डिटेंशन पीरियड कैलकुलेट किससे किया जाता है? इंक या डाई एक पॉइंट पे छोड़ते हैं। ये मान लो क्या है अपना सेडिमेंटेशन टैंक है। इधर से पानी पास किया, इधर से पानी निकल गया। इस पॉइंट पे अपन इंक या डाई छोड़ते हैं। कितना टाइम में वो इंक या डाई यहाँ पहुँचती है पता चल जाता है। तो कैलकुलेट किससे किया जाता है एक्चुअल में? मतलब प्रैक्टिकली किससे कैलकुलेट किया जाता है? इंक या डाई से मेजर किया जाता है। कैलकुलेट करने के तरीके तो अपने बहुत सारे हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इतना ट्रेवल करेगा, एल ट्रेवल करेगा कितने टाइम में? इतना डिटेंशन टाइम में, TD टाइम में। तो ये आ गया क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम बटा डिटेंशन टाइम। ओके, फ्लो थ्रू पीरियड अगर ज़्यादा हो गया डिटेंशन टाइम से तो अपने लिए तो अच्छा ही अच्छा है। तो ये अपना ऐसा रखते हैं टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? कि अगर फ्लो थ्रू पीरियड कम हो डिटेंशन टाइम से तो क्या हो जाता है? कुछ पार्टिकल सेट नहीं हो जाते, इससे एफिशिएंसी कम निकल के आती है। इसी को बोल देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। आइडिया है अपने को, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आता है रिमूवल ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। कैसे हटाएंगे? जैसे कि क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, हम बॉइलिंग या इवेपोरेशन से हटा सकते हैं। क्या थी ये, कौन सी प्रोसेस का नाम था? बॉइलिंग और इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन, इसका नाम था थर्मल डिसैलिनेशन।
फिर साथ में फ्रीजिंग कर दिया हमने, और फिर फ्रीजिंग अलग से भी कॉन्सेप्ट है कि फ्रीज कर दोगे पानी को तो डिजॉल्व सॉलिड्स हट जाती हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, बेस्ट प्रैक्टिस थी ये तो। इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोड की मदद से डिजॉल्व सॉलिड्स या आयंस को रिमूव कर देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाते हैं, करंट पास करवाते हैं, कैटायन कैथोड पे चले जाते हैं, एनायंस एनोड पे चले जाते हैं और इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाता है। कहाँ यूज़ करते हैं? ब्रेकिश वाटर में। ब्रेकिश वाटर क्या था कि अगर इनकी कंसनट्रेशन, ब्रेकिश वाटर की कंसनट्रेशन, ब्रेकिश वाटर में सॉल्ट की कंसनट्रेशन किससे ज़्यादा होती है? फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है, लेकिन सी वाटर से कम होती है। इलेक्ट्रोडायलिसिस ब्रेकिश वाटर समझ में आ गया अपने को। अल्ट्रावायलेट से भी डिजॉल्व सॉलिड्स हटा देती है। मतलब वही है, बस सोलर रेडिएशन का यूज़ कर लो, पानी को गर्म कर लो, इवेपोरेट कर लो, आगे फ्रीज कर लो, कंडेंसेशन कर लो, उससे हट जाता है। सिंपल चीज़ें हैं, अपने को आइडिया हो गया है। कुछ कुछ चीज़ें और क्या बच गई है इसमें? एल्गी हटाने के लिए अपन कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं, तो ये अपने को समझ में आ गया। अब कुछ कुछ चीज़ें और हैं, कार्बोनेशन, डीकार्बोनेशन, ये सब चीज़ें इसमें वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता रहता है अपने को। अब कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्बोनेशन मतलब पानी में कार्बन ऐड करना। कार्बन किसके थ्रू ऐड करेंगे? CO2 के थ्रू ऐड कर देंगे। तो H2 + CO2 H2CO3 वीक एसिड है, जल्दी टूट जाता है, H + HCO3- बन जाता है, या आगे और टूट जाता है, H + CO3 2-। ये सभी क्या है? एल्कलिटी है। तो CO3 2- + H2 HCO3- + OH-, ये भी पता है अपने को, दोनों साथ HCO3- एंड OH- साथ में नहीं रहते, साथ में नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं क्या बना देते हैं? CO3 2- बना देते हैं। इसीलिए तीनों एल्कलिटी कभी भी एक साथ पानी में नहीं मिलती हैं, कोई दो ही मिलती हैं। और जब हमने करो पढ़ा था वो, तो हमने दो दो करके पढ़ा था। यहाँ क्या था? OH- एंड हाफ CO3 2- था। हाफ क्यों था? क्योंकि इसकी दो वैलेंसी होती है। पहले एक कार्बन को, पहले एक हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करता है, और दूसरे हाइड्रोकार्बन को न्यूट्रलाइज, दूसरे हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज अगले स्टेज में करता है। यहाँ क्या रहता है? HCO3- रहता है, प्लस हाफ ऑफ CO3 2- रहता है। यानी पूरा HCO3- यहीं रहता है। जो ऊपर से कन्वर्ट हो गया है वो भी यहीं, और जो ऑलरेडी अवेलेबल था HCO3- वो भी यहीं। ऊपर क्या रहता है? OH- रहता है, एंड CO3 2- रहता है, जो एक हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगा तो HCO3- बना देता है। ये अपने को आइडिया है। तीनों एल्केलिटी साथ में नहीं रहती, HCO3- और OH- साथ में नहीं रहते, इसलिए तीनों एल्केलिटी साथ में नहीं रहती। अगर पानी में एल्गी है, एल्गी क्या करता है? HCO3- को अपने फूड के रूप में यूज कर लेता है। एल्गी है तो HCO3- को अपने खाने के रूप में यूज कर लेता है। ये यूज होता जाता है, कंजप्शन होता जाता है, तो रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है, OH- इंक्रीज हो जाता है। OH- इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? pH इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अब देखो, बीसी यही तो कार्बोनेशन है। हमने यही तो कार्बोनेशन कर दिया, पानी के अंदर क्या कर दिया? कार्बन ऐड कर दिया, एंड यही एल्कलिटी है। तो क्या लिखा है? थैंक्स ChatGPT। मतलब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते ही धीरे धीरे एल्कलिटी देने लग जाता है। नेचर की स्लो प्रोसेस है। ये क्या है? नेचर की स्लो प्रोसेस है। ठीक है। अब मान लो पानी में क्या था? लाइम था, स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। लाइम क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 से H2CO3 आया। पानी में अगर ऑलरेडी लाइम था, H2CO3 को हमने पास करवाया, CO2 को पास करवाया, लाइम था, क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं जब अपन रिकार्बोनेशन, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, फिर अपन रिकार्बोनेशन करते हैं। रिकार्बोनेशन, अगर अब CO2 ऐड करी तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ था प्लस जो CO2 ऐड करी वो हाथ के H2CO3 बना लेती है, और फिर वो बनाती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिजोल्व है, एल्कली देगा, लेकिन प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा।
तो आगे जो पाइप में जाके जो स्केलिंग हो सकती थी उस स्केलिंग को हमने रोक दिया। कैल्शियम कार्बोनेट पूरा एक साथ नहीं बनता, पानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सेचुरेशन में रहता है। हमने पढ़ा था LSI के कॉन्सेप्ट में, LSI के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था पानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सेचुरेशन बना के रखता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होता है तो पूरा एक साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनता, लास्ट वाला पार्ट बहुत धीमे धीमे बनता है और वो कहीं आगे जाके पाइप वगैरह में डिपॉजिट होता है। तो इसको डिपॉजिट को ना हुए, वहाँ स्केलिंग ना हो, उस स्केलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ऐड कर देते हैं, तो कैश में बन जाते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, ये डिसॉल्व होता है। तो एल्केलिनिटी देगा ही, लेकिन जो हमें चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट ना बने आगे, पाइप में स्केलिंग ना हो, वो अपन बचा ले जाती है। ठीक है। और CO2 क्या करती है, MgOH2 था, ये भी प्रेसिपिटेट बना रहा था, CO2 ऐड करी, MgCO3 बना दिया, ये भी डिसॉल्व होता है। तो ये इधर Mg में प्रेसिपिटेट कौन बनाता है, MgOH2 बनाता है। तो ये हो गया कार्बोनेशन रिकार्बोनेशन का कॉन्सेप्ट। तो कार्बोनेशन और रिकार्बोनेशन का मतलब क्या है, सिस्टम में कार्बन ऐड करवाना है एज ए CO2 के रूप में। तो पानी, ये नेचर की प्रोसेस है, चलती रहती है। अब आता है डीकार्बोनेशन क्या है, मतलब पानी में से कार्बन हटाना। ये पानी में कार्बन नहीं हटा रहे हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो पानी से तो हट जा रहा है, ये क्या है, डीकार्बोनेशन हो रहा है। तो डीकार्बोनेशन एजेंट कौन है पानी में, लाइम। लाइम एक्ट एज ए डीकार्बोनेटिंग एजेंट, लाइम इज डीकार्बोनेटिंग एजेंट। सिस्टम से कौन हटा रहा है, कार्बन को हटा रहा है, एज कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हटा रहा है, प्रेसिपिटेट बना के हटा दे रहा है। जैसे पानी में लाइम ऐड करेंगे, अगर वहाँ पे CO2 हुई, CO2 किसके रूप में होगी, H2CO3 के रूप में मान लो, ठीक है, वो तो एल्कलिनिटी के रूप में होगी। और ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। तो पानी से क्या हट गया, कार्बन हट गया, इसलिए इसको बोलते हैं डी कार्बोनेशन। तो लाइम इज डी कार्बोनेटिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। लाइम क्या है, डी कार्बोनेटिंग एजेंट है। समझ में आ गया। अब देखो, अगर पानी में CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है तो पहले एरेशन करवा दो, नहीं तो आगे अगर अपन लाइम ऐड करेंगे, लाइम सोडा क्यों ऐड करेंगे, सॉफ्टनिंग की प्रोसेस में लाइम सोडा ऐड करते हैं। तो ज़्यादा लाइम का तो यूज़ कौन कर लेगा, CO2 ले जाएगी। इसलिए अगर पानी में CO2 ज़्यादा है तो पहले एरेशन करवा दो, नहीं तो लाइम का ज़्यादातर यूज CO2 हटाने में एज कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही हो जाएगा। CO2 कैसे हटती है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना देते हैं। इसलिए आगे अपने को सॉफ्टनिंग करनी है, या फिर एलएम के साथ जब मैं कोगुलेशन ऐड करूँगा, एलएम को एज ए कोगुलेंट के रूप में यूज़ करूँगा, तो अभी मुझे एल्कलिनिटी चाहिएगी, और उसके लिए क्या ऐड करूँगा, लाइम ऐड करूँगा। तो अगर लाइम ऐड करूँगा तो पहले CO2 को रिमूव कर देगा ही, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, अपना तो काम खराब हो गया। इसलिए लाइम ऐड करने से पहले कैल्शियम CO2 को हटा देते हैं अपन। CO2 को हटाने का तरीका एरेशन है, नहीं तो लाइम का ज़्यादातर यूज CO2 हटाने में चला जाता है। CO2 हटती कैसी है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बना के। बाकी पूरे सिस्टम में लाइम हटा दो, CO2 को ही रहा तो एज CO3 बिकॉज CO3 सिंपल है। अपने को कार्बोनेशन, रिकार्बोनेशन, डीकार्बोनेशन सारा समझ में आ गया। देखो ये भी क्या चीज़ लिखा है, अभी मान लो पानी में क्या है, कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+, हार्डनेस है, हमने लाइम ऐड किया, लाइम और सोडा ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो ये लाइम क्या क्या हटा देता है, मैग्नीशियम की कार्बोनेट हार्डनेस को हटा देता है। हाँ, क्या था ये, लाइम क्या क्या हटा देता है, लाइम कार्बोनेट हार्डनेस तो दोनों की हटा देता है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कन्वर्ट कर देता है किस में,
कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में, और कुछ कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑलरेडी थी, इनको नहीं हटा पाता, इनको कौन हटा देगा? सोडा हटाएगा, Na2CO3 हटाएगा। तो मैग्नीशियम की कार्बोनेट हार्डनेस हट गई, मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में, कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस हट गई, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ही रही, हटी नहीं। तब क्या क्या बच गया? कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब कौन आया? सोडा ऐसा आया, वो हटा देगा। अब देखो क्या होता है, तो मैग्नीशियम की कार्बोनेट हार्डनेस हटी, MgOH2 के रूप में हटी, जो कैल्शियम की कार्बोनेट हार्डनेस हटी, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हटी। अब अगर यही पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दिया तो सारी प्रिसिपिटेट इतनी जल्दी नहीं बनती है, कुछ पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन सेटल होने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि पानी इतनी जल्दी अपनी कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी सेचुरेशन में बने रहना चाहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सेचुरेशन में बना रहना चाहता है। वो एकदम से सारा हटा दिया, फिर इसको चाहिएगा पानी को थोड़ी देर बाद कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट लाओ, मैं तो सेचुरेशन में रहना चाहता हूँ, इसलिए वो आराम आराम से हटाता है, पूरा अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे फिर हटाता है। तो लास्ट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट को सेटल होने में थोड़ा समय लगता है, और ये पाइप पे जाके स्केलिंग कर देते हैं, इंक्रस्टेशन कर देते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जितनी हट गई, जो बाद में हटेगी ना, जो धीरे धीरे हटेगी, उसको अपन वापस डिजोल्व करवा देते हैं। और डिजोल्व कैसे करवाएंगे? रिकार्बोनेशन करवा के, रिकार्बोनेशन करवा के। रिकार्बोनेशन कैसे? CO2 ऐड कर दो, CO2 रही, CaCO3 रहा, क्या बना देंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देंगे, और ये डिजोल्व हो जाता है, एल्कली दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को इतनी एल्कली चाहिए अपने को। रिकार्बोनेशन करवा दो, CO2 ऐड कर दो, कार्बोनेशन मतलब CO2 ऐड कर दो, तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2 क्या दे देता है? एल्कलिनिटी दे देता है, हार्डनेस दे देता है, जो भी देते हैं अपने को चाहिए। MgOH2 प्लस CO2 क्या देता है? Mg कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट दे देता है, प्रिसिपिटेट नहीं है। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2 MgSO3 दे देता है, जो कि प्रिसिपिटेट नहीं है। प्रिसिपिटेट कौन है इधर? MgOH2 है। तो दीज की हार्डनेस, लेकिन इतना तो एक्सेप्टेबल है अपने को, हार्डनेस एलिनिटी 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर अपने लिए एक्सेप्टेबल है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा कार्बोनेशन, रिकार्बोनेशन, डीकार्बोनेशन का। होप सो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए हो। अब क्या है अपने पास? कोरोजन के बारे में और बताया गया है। थोड़ा सा कोरोजन के बारे में और पढ़ लेते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना पूरा हो गया है वाटर ट्रीटमेंट और वाटर की प्रॉपर्टीज। फिर अपन चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के लिए तो नया लेक्चर लेना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अपने को कोरोजन के बारे में इतना तो पता है कि कोई मटेरियल अपनी जगह से हटेगा तो कोरोजन बोलेगा, कोरोजन बोलेंगे अपन। और अगर मटेरियल डिपोजिट हो रहा है तो उसको स्केलिंग बोलेंगे। स्केलिंग का ही बड़ा भाई कौन है? इंक्रस्टेशन है। और कोरोजन का स्पेसिफिक वर्जन क्या है? रस्टिंग। अगर मेटल में कोरोजन हो रही है तो अपन उसको रस्टिंग बोल देते हैं। इतना कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। देखो कोरोजन होता क्या है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है अपने को, लेकिन आपने बिल्कुल बेसिक है, पढ़ी हुई है चीज़ें अपनी 11वीं 12वीं में, कॉलेज में पढ़ते रहते हैं अपन। कोरोजन, मेटल पानी में डिग्रेड होता है, जैसे ही आयरन आयरन 2+ बना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो आयरन 2+ बनाते ही मतलब मान लो कि मेटल घुल रहा है। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन आयरन 2+ में बन रहा है। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, O2 4OH- में बन रही है, दोनों मिलके निकल जाते हैं। इसी को क्या बोल दिया? कोरोजन बोल दिया। रेड ऑक्सीडेशन क्या होती है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों अगर साथ में चल रही हैं तो रेड ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। आयरन 2+ आयरन 3+ में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑक्सीडेशन। तो
ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर आपकी स्टेट बढ़ रही है, 2+ से 3+ जा रहे हो, 3+ से 4+ जा रहे हो, तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी को बोलते हैं मेटल डिजोल्व हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 2 थी, 3 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। या फिर सिंपल मान लो कहीं अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, किसी मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहेगी मतलब 2 से 3 में जाएगा, 2+ से 3+ में जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, कौन? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ये चीज़ होगी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों मिलके बोलते हैं इसको रिडॉक्स। अब देखो रस्ट जंग क्या होती है? Fe2O3 यहाँ जो बनता है Fe2O3 जंग के रूप में हट जाता है। अब इसके कई टाइप हैं कोरोजन के, टाइप्स ऑफ कोरोजन। पहला है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन का डिफरेंट मेटल्स में होता है और पानी ऐड करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक्ट करता है। क्या क्या रहता है इसमें? एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। जैसे मान लो कि आयरन और कॉपर है, 2 मेटल हैं, गैल्वेनिक कोरोजन हो जाएगा। लेस नोबल मेटल है, वो कैथोड बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका कोरोड हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सिंपल। कंसंट्रेशन शेल कोरोजन भी होता है एक। क्या होता है? एक जगह ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक जगह ऑक्सीजन कम है, सेम मेटल बट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा, एक जगह कम, हो गया काम। लो ऑक्सीजन एरिया एनोड बन जाता है, हाई ऑक्सीजन एरिया कैथोड बन जाता है और मेटल कोरोजन हो जाता है। पिटिंग कोरोजन कौन करवाती है? पिटिंग कोरोजन एक तो सिंपल मान लो कि लोकली छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, कहते हैं कि डिजोल्व ऑक्सीजन करवाती है। डीओ Q2 डीओ कहाँ होता है? बॉयलर के अंदर होता है, इसलिए अपन बॉयलर में डी एरेटेड वाटर यूज करते हैं। अंदर अंदर दिक्कत बाहर से ओलो के लगता है अपने को। पिटिंग कोरोजन छोटे छोटे पिट्स बना देती है, छोटे छोटे होल्स बना देती है, छोटे छोटे गड्ढे बना देती है। क्या होता है? स्ट्रे करंट कोरोजन, ये भी कुछ है भाई। स्ट्रे करंट कोरोजन क्या है? एक्सटर्नल करंट, रेलवे में डीसी सिस्टम यूज करते हैं, रेलवे लाइन पे करंट मेटल में फ्लो होता है और कोरोजन हो जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रे करंट कोरोजन। इतना सही था बस ये, बाकी फिर से घूम फिर के रेड ऑक्सीडेशन आ गई है। ये क्वेश्चन है पीएचडी का, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईएसी का क्वेश्चन है, फिर कभी करेंगे इसको। और हमने सारा पढ़ लिया है, इसको फिर कहीं पढ़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले अपन CFC यूज करते थे, फिर अपन HCFC HFC में आए, फिर HFC से अपन HFOs में आ गए हैं आजकल, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स में आ गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ ही देते हैं, मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड हेलोजन ग्रुप। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आइडिया अपने को, ओजोन लेयर डिप्लीटर थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ यूज़ करते थे अपने इसको? रेफ्रिजरेटर में, एसी में यूज़ करते थे, या एरोसोल में यूज़ करते थे। अब क्या करते हैं? ओजोन लेयर आई, कौन सी ओजोन लेयर है, कहाँ है? ट्रोपोस्फीयर तो अर्थ के सबसे पास है, ये अर्थ है सबसे पहला, अर्थ का टोपा ट्रोपोस्फीयर, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अर्थ के टोपे पे अर्थ का पहला जो है वो अर्थ का टोपा हो गया ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ है ओजोन लेयर जो अपने को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट सी रेस से बचाती है, नहीं तो अपने को सबको कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो इसी स्ट्रेटोस्फीयर को में जो ओजोन लेयर है उसको भी अपन डिग्रेड कर रहे हैं। कौन डिग्रेड कर रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कैसे डिग्रेड कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप पहुँच गए यहाँ से अपने रेफ्रिजरेटर से और एसी से निकल के पहुँच गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में। वहाँ ओजोन लेयर है, तो सूरज से अल्ट्रावायलेट रे आई और ये इन्होंने अपना क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन या क्लोरीन रेडिकल त्याग दिया। कौन? किसने? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। अब ये क्लोरीन रेडिकल ही अपनी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन ओजोन युक्त बना देता है ClO प्लस का O2, और ये ClO फिर क्या करता है? रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ या नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, बना देता है Cl प्लस का O2। ओजोन तोड़ के ऑक्सीजन बना दी और वापस क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन बन गया। तो ऐसे ही क्लोरीन ओजोन तोड़ता रहता है, जो नेसेंट क्लोरीन या क्लोरीन रेडिकल ओजोन तोड़ता रहता है, ऑक्सीजन बनाता रहता है और खुद वापस बन जाता है। शॉकिंग मतलब दुखद खबर क्या है या शॉकिंग न्यूज़ क्या है? एक क्लोरीन का रेडिकल, एक रेडिकल क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देता है 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को, थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब तक चलता रहता है, जब तक कोई ये क्लोरीन के पास कोई आके कोई स्टेबल प्रोडक्ट ना बना दे। अब इतनी ऊपर प्रोडक्ट भी कहाँ मिलेंगे? कोई स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए वो रिएक्शन करता जाता है, करता जाता है, और इसको बोलते हैं अपन ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तो कम था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये तो कम था, ठीक है, लेकिन HFC का ग्रीन हाउस के, अब देखो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया? हम गए फिर HFC पे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे। हमने सोचा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे चलते हैं, ये तो इसमें क्लोरीन नहीं है तो ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होगा। हमने नो क्लोरीन वाले पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे चले गए, कोई ओजोन डिप्लीशन लेयर, कोई ओजोन डिप्लीशन नहीं होता। ये एग्जांपल R123A अपने फ्रिज वगैरह पे लिखा थे, कैसे आए थे बताएंगे इसको। अब इसका क्या था? CFC का ओजोन लेयर डिप्लीशन ज़्यादा था, ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ा कम था। अब HFC हमने लाए, HFC में क्या था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं था, लेकिन ये भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल था इसका। तो अब अपने को इसको भी हटाना है, ओजोन तो सेफ हो गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। तो आजकल अपन क्या यूज़ करते हैं? अब HFC को भी हमने रिमूव कर दिया, अब अपन यूज़ करते हैं HFOs, सेफेस्ट अगेंस्ट ओजोन एंड ग्रीन हाउस गैस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी नहीं है एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत कम है उसका, तो ये सबसे सेफेस्ट है HFO, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। HFO हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। अब इसकी पूरी जनरेशन देखो अपने को, इस जनरेशन से समझ में आएंगी चीज़ें अपने रेफ्रिजरेंट्स की, कि क्या क्या जनरेशन थी, कैसे कैसे हमने चेंज करना शुरू किया। जनरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, पहली जनरेशन आई, सबसे पहले अपन यूज़ करते थे नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स को, नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स को, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड को, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड जनरेशन में अपने यूज़ करना शुरू किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ओजोन डिप्लीटिंग प्रोडक्ट था, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल हाई था। क्यों? तो ये तो क्लोरीन जड़ से त्याग दिया करता था, जैसे अल्ट्रावायलेट पड़ी इसके ऊपर, क्लोरीन त्याग दिया करता था, और यही क्लोरीन त्याग गया हुआ ओजोन को डिप्लीट करता था, क्या बना देता था? ओजोन में कन्वर्ट कर दिया करता था, प्लस अपना खुद का क्लोरीन वापस बना दिया करता था, हजारों मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर दिया करता था, हजारों मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर दिया करता था। तो CFC में दिक्कत थी, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल हाई था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी अच्छा खासा ही था, हाई ही था। ये आया सेकंड जनरेशन, और हमने नाम दिए इसको R11 R12। सेकंड जनरेशन है तो 2 लेटर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, वियना कन्वेंशन था। अभी इनको, अभी जब अगर तुम वियना तो कन्वेंशन था और उसका प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
उसमें इसको रिप्लेस करने को कहा गया कि CFC को रिमूव करो, CFC को रिप्लेस करो किसी और चीज़ से, ये नहीं चलेगा। ODP भी ज़्यादा, GWP भी ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा। बीच में हमने जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फाइनल अपन गए थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, बीच में अपने कुछ कुछ और ट्राई किए थे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमने यूज़ किए थे। बीच में हमने HFCs भी आए थे बिटवीन CFC एंड HFC। CFC एकदम से रिप्लेस नहीं हो गए थे HFC से, बीच में हमने कुछ और भी हमने क्या किए थे, कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी ट्राई किए थे, उनमें HCFC था, R22। HCFC को क्या बोलते हैं, R22 बोल देते हैं। ये कैसे नॉमेनक्लेचर हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड जनरेशन के ही है। इनका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल तो लो था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई था। फाइनली अपन किस पे आगे सेट हो गए, HFC पे, थर्ड जनरेशन HFC। इनका क्या था, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जीरो ही हो गया था लगभग, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल लगभग जीरो हो गया था। HCFC का जीरो नहीं हुआ था, हाइड्रोक्लोरिन अभी भी था। तो HCFC से HCFC आई, HCFC पे अपन HFC पे आके अटक गए थे। क्यों, क्योंकि अपने को पता चल गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जीरो है, अपने को यही चाहिए था। बाद में पता चला इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है। हम इसको धड़ाधड़ यूज़ तो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जीरो है, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट को गर्म भी कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो हाई है इसका, अराउंड 1500 के लगभग था। ये अपने को आइडिया ना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसका कैसे होता है, CO2, CH4, N2O, फिर CFC या HFC जाता है SF6। याद करने का तरीका क्या है इनका, ये है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1, 30, 300, 3000 के अराउंड और 30,000 के अराउंड। इसे बेसिक से याद करने का तरीका है इसका। तो HFCs का अभी भी लगभग 1500 के आसपास है यहाँ वाली रेंज में। तो फिर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसका अमेंडमेंट आया आगे, किगाली अमेंडमेंट के नाम से। उसे बोला गया भाई ये तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ा रहा है। अपना मानना कि वियना कन्वेंशन अपने को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिमूव करने का था, लेकिन अपने ऐसा नहीं है ना कि अपन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ा दें या ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज कर दें। हमने जो प्रोडक्ट चूज किया है वो इन्वायरमेंट के लिए चारों तरफ से सेफ होना चाहिए, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए या कम होना चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी कम होना चाहिए। तो बोला कि वाली अमेंडमेंट में बोला कि HFC को भी आपको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है किसी दूसरे प्रोडक्ट से। अब HFC थर्ड जनरेशन का कैसे हुआ, जब भी कहीं आप AC पे या फ्रिज पे देखोगे, अगर 1, 3, 4 तीन लेटर में चल रहा है तो वो थर्ड जनरेशन हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में R11 चल रहा था, R12 चल रहा था, R22 चल रहा था, ठीक है। R22 आपने किसको बोला था, HCFC को बोला था। ये सब किसको बोला था, CFC को बोला था। अब अगर R1, 2, 3 पढ़ रहे हो तो ये किसको बोलेंगे, HFC को, HFC है उसमें, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट में बोला गया कि आपको HFC को ही रिमूव करना है। किगाली अमेंडमेंट आया कब था, 2016 में आया था। ओके, अब अपन आ चुके हैं फोर्थ जनरेशन में, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। ये बढ़िया चीज़ है। फोर्थ जनरेशन मतलब 4 लेटर मिलेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट मिल गया आपको, तो पता चल जाता है कि फोर्थ जनरेशन का चल रहा है। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इसका जीरो है क्योंकि क्लोरीन है ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ओनली 4 ही है, वेरी लो। 4 तो किसका ही हो जाता है, CH4 का ही 30 है, N2 का 300 है, CO2 का 1 है, तो बहुत ही कम है, इतना चल जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी और पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही बचा है तो। सो HFOs, हाइड्रोफ्लोरो olefins are the fourth generation refrigerants with near zero ozone depleting potential and very less global warming potential. अब HFOs है क्या चीज़, हाइड्रोफ्लोरो olefins HFC का एडवांस वर्जन है।
व्हाट इज द सीक्रेट? HFC में क्या था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल तो जीरो था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका अच्छा खासा था, इसलिए किगाली अमेंडमेंट में बोला गया था कि इनको भी रिप्लेस करो। अब HFC में दिक्कत क्या थी, HFC में मोलिक्यूल बहुत स्टेबल हो रहा था, तो ये इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइम तक रहता था, एटमॉस्फेयर में 10 से 15 साल तक रह सकता था, इसलिए इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई था, इसका HFC का। लेकिन HFOs में क्या है, क्या अच्छी बात है, HFOs में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में जल्दी टूट जाता है। तो एटमॉस्फेयर की लाइफ कम, एटमॉस्फेयर लाइफ कम तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल तो ऑलरेडी कम था, तो अपना काम परफेक्ट हो गया। कौन हो गए? HFOs, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। अब हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स आर कूलिंग किंग, कूलिंग देता है, ओजोन भी नहीं तोड़ता, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी जीरो है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी नहीं देता, और किगाली अमेंडमेंट 2016 के गोल्स को भी सपोर्ट करता है। तो आज की डेट में एफएजोस चल रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। समझ में आया? तो अब अपन अगले पार्ट में करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ये 60-70 के लगभग क्वेश्चन हैं, अपन इसको बेसिक से पूरा कर लेंगे। इसी के साथ अपना फिर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन 2 लेक्चर में STP और सीवरेज की जो प्रॉपर्टी हैं वो अपन पूरा निपटा देंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।